हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट पैराडाइज। आज हम सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स अपडेट करना शुरू कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब जो टॉपिक मैं जिस दिन करवाऊंगी उसी दिन मैं नोट्स अपडेट कर दूंगी, और जो प्रीवियस चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं उनमें से भी काफ़ी चैप्टर्स के मैंने नोट्स जो है वो अपडेट कर दिया है। तो आप उस लिंक को ज़रूर चेक करना, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। फाइन, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने डिमांड ऑलरेडी कर रखा है उनके लिए सप्लाई थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि सप्लाई शेड्यूल, कर्व, फंक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आएंगी जो हमने डिमांड में भी किया था स्टडी। और जिन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए मैं बिल्कुल डिटेल में ये फ्रेश चैप्टर करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो बस एक चीज आप ध्यान में रखना कि जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे तो हमें सेलर या सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज को एनालाइज करना है, हर एक चीज को सोचना है। आप उस समय एज अ बायर मत सोचना, आप ये सोचना कि अगर आप उस प्रोडक्ट के सेलर होते तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते या बिहेव करते। फाइन, तो सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की। सप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा? ये वो क्वांटिटी होती है या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है जो कोई भी सेलर एट द गिवन प्राइस लेवल बेचने को तैयार होता है। मतलब कि मार्केट में जैसे जैसे कीमत में चेंजेस आते हैं, कीमत घटती या बढ़ती है, तो आप देखते होंगे कि मार्केट में कई नए सारे सेलर्स भी प्रोडक्ट बेचने लगते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सेलर होते हैं वो ही ज्यादा क्वांटिटी बेचने लगते हैं, या कई बार वो क्वांटिटी को कम कर देते हैं। तो यही जो क्वांटिटी ऑफर की जाती है मार्केट में, उसी को कहते हैं हम सप्लाई। क्लियर है? अब आता है कि स्टॉक वर्ड और सप्लाई वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन यहाँ लिखा है। स्टॉक का मतलब होता है कि गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूसर के पास जो टोटल गुड्स अवेलेबल होते हैं उसको कहते हैं स्टॉक। मगर ध्यान रखेंगे कि पूरा का पूरा स्टॉक सप्लाई में कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्लाई स्टॉक का वो हिस्सा है जो सेलर बेचने के लिए तैयार होता है। तो सप्लाई किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे। अब मान लो कि कीमत अगर बढ़ जाती है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो आप खुद ही सोचो कि जो चीज कल को 2 रुपए की बिक रही थी, आज वो अगर 4 रुपए की बिकने लगे तो आप क्या करेंगे? ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहेंगे, क्योंकि उससे आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा, या फिर आपको जो भी रिटर्न है वो ज्यादा मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्वांटिटी है वो आपने क्या करी? बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। सप्लाई शेड्यूल का मतलब होता है जब प्राइस और सप्लाई के रिलेशन को हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही कहा जाता है सप्लाई शेड्यूल। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है। इट इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। वही बात हो गई कि अगर टेबल के फॉर्म में हमने यानी रोज एंड कॉलम में हमने प्राइस और सप्लाई के रिलेशन को रिप्रेजेंट किया तो उसी को हम कहते हैं सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल को हमने यहाँ 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, एक तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब इंडिविजुअल का मतलब ही होता है 1। तो अगर एक सेलर के प्राइस और उसने कितनी क्वांटिटी बेचने में इंटरेस्टेड है उसका टेबल बनाया तो उसको हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो कमोडिटी एक्स की प्राइस 1 2 3 4 5 हो रही है, और कमोडिटी एक्स की जो क्वांटिटी वो एक सेलर ऑफर कर रहा है, मान लो रोहन नाम का कोई एक सेलर है जो क्वांटिटी ऑफर कर रहा है वो है 10 20 30 40 50, तो वो क्या कहा जाएगा? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे रोहन नाम के एक सेलर की बात की है। ठीक है, यानी रोहन 1 रुपए पे कितने यूनिट बेचना चाह रहा है? 10 यूनिट। 2 रुपए पे वो 20 यूनिट, 3 पे 30, 4 पे 40 और 5 पे वो 50 यानी 50 यूनिट्स बेचना चाह रहा है। जबकि दूसरी तरफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल में उस प्रोडक्ट के जितने भी सेलर होते हैं, एक प्रोडक्ट के तो कई सारे सेलर होते हैं, मान लो कि लाखों लाख सेलर है, तो हम उतने लाखों लाख सेलर का तो यहाँ पे टेबल नहीं बना सकते। तो मैं यहाँ अज्यूम करके चलती हूँ कि मार्केट में 2 ही सेलर हैं, सेलर नंबर ए और सेलर नंबर 2 यानी बी नाम का सेलर। ठीक है, तो सेलर मान लो ए वही है रोहन, तो रोहन ने कितनी क्वांटिटी ऑफर करी थी? 10 20 30 40 एंड 50। जबकि दूसरा सेलर जो है
उसने क्वांटिटी ऑफर करी 1 रुपए पे वो 20 यूनिट बेचना चाह रहा है, 2 रुपए पे वो 40 यूनिट, ठीक है, 3 रुपए पे 60, 4 रुपी पे 80 यूनिट और 5 रुपी पे वो 100 यूनिट बेचने में इंटरेस्टेड है। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसी जो है सेम इक्वल चेंजेस आए क्वांटिटी सप्लाई में, वो डिफरेंट भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे इजी बनाने को, इजी टू अंडरस्टैंड बनाने को यहाँ पे सेम वैल्यूज में चेंजेस ले रही हूँ। फाइन। तो अब यहाँ पे जब बात करेंगे मार्केट सप्लाई की, ठीक है, मैंने एमएस लिख दिया शॉर्ट में। तो मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होगा, जितने भी सेलर्स हैं, हमारे एग्जांपल में यहाँ पे कितने सेलर हैं, 2 सेलर ए और बी, तो वो अलग अलग कीमत पे जो क्वांटिटी ऑफर टू सेल करेंगे उसी को हम कहेंगे मार्केट सप्लाई। यानी कि ए और बी ने मिलके कुल कितना बेचने को इंटरेस्टेड है, 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स हमने कैसे फाइंड आउट किया, 10 + 20, 10 जो मिस्टर ए बेचना चाहते हैं और 20 जो मिस्टर बी बेचना चाहते हैं। 2 रुपए पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 60, 90, 120 एंड 150। ये सब हमने कैसे फाइंड आउट किया, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके। यानी कि मार्केट सप्लाई हमने कैसे फाइंड आउट किया, क्वांटिटी ऑफ ए प्लस क्वांटिटी ऑफ बी को हमने ऐड कर दिया, तो ही हमारे पास मार्केट सप्लाई की वैल्यू आ गई। और सिंस हमने ये टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, यानी रोज एंड कॉलम में रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हमने कहा मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब हम बात करेंगे सप्लाई कर्व की, उसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। अब देखो सप्लाई करके जब हम बात करते हैं तो वहां डेफिनेशन मैंने यहाँ ज्यादा चेंजेस नहीं किया है, बस यहाँ पे मैंने क्या लिखा था पहले, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो टैबुलर की जगह मैंने यहाँ पे ग्राफिकल वर्ड लगा दिया। यानी सप्लाई कर्व का मतलब क्या होता है कि अगर हम प्राइस के और सप्लाई के बीच के रिलेशन को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ही कहा जाता है सप्लाई कर्व। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सप्लाई शेड्यूल था, सॉरी सप्लाई टेबल था, उसको हमने अगर ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया तो वो ही कहा जाएगा सप्लाई कर्व। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि पहले 2 पार्ट में इसको भी स्प्लिट कर दिया, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो जाएगा, 1, यानी एक सेलर के प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को मैंने टेबल में अगर रिप्रेजेंट किया तो वो कहा जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ये वाली एक्स एक्सिस है, और प्राइस को हम लेते हैं वाई वाली एक्सिस पे। ये सारी चीजें ग्राफ से जुड़ी हुई मैंने पहले बता रखी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। फाइन। तो टेबल हम वही लेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, जिसमें रोहन नाम के सेलर या फिर ए नाम के सेलर की क्वांटिटी ली थी, वो कितनी थी, प्राइस 1 2 3 4 5 था और क्वांटिटी थी 10 20 30 40 50। तो जब कीमत 1 रुपए है तो सेलर ने कितने यूनिट्स बेचे, 10 यूनिट्स। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। जब कीमत बढ़ के 2 रुपए हुई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 20, तो मैंने सेकेंड पॉइंट प्लॉट कर दिया। 3 रुपी पे 30, 4 रुपी पे देख रहे हो 40 पे मैंने पॉइंट प्लॉट किया है और 5 रुपी पे मैंने 50 पे पॉइंट को प्लॉट किया है। जब इन सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से, तो उसी को हमने कहा सप्लाई कर्व। अब आप देख रहे हो ना, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, याद रखेंगे। सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ग्राफ जब भी हम पढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो सप्लाई कर्व कैसे स्लोप कर रही है, अपवर्ड स्लोप कर रही है, चाहे वो इंडिविजुअल वाली सप्लाई कर्व हो चाहे वो मार्केट वाली सप्लाई कर्व हो। अब मार्केट की सप्लाई कर्व कैसे बनाएंगे, सेम मार्केट का जो हमने टेबल अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसी को मैंने ग्राफ के फॉर्म में यहाँ प्रोसीड किया है। अब उसमें तो मिस्टर ए सेम है, ये 10 20 30 40 50 वाले, तो इसमें आप देख रहे हो कि सिंस इधर स्पेस ज्यादा नहीं था तो मैंने 20 20 का गैप ले लिया है एक्स एक्सिस यानी क्वांटिटी वाली एक्सिस पे। तो यहाँ पे कीमत 1 2 3 4 5 के साथ क्वांटिटी हो रही है 10 20 30 40 50, जबकि मिस्टर बी के क्वांटिटी में क्या चेंज हमने पढ़ा था, 20 40 60 80 100, ये वैल्यू हमने ली थी। तो देख रहे हो मिस्टर बी की 1 रुपए पे क्वांटिटी कितनी है, 20, 2 रुपए पे क्वांटिटी है 40, 3 पे 60 और 4 पे 80 एंड 5 रुपी पे 100 यूनिट्स है। जब हमने बात करी
मार्केट सप्लाई की, तो मार्केट सप्लाई को बनाने के लिए टेबल में हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड कर दिया था। तो ग्राफ में भी हमने यही किया, 10 + 20 यानी 30। तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट कितने पे ले लिया है, 30 पे, देख रहे हो। देन मैंने कितने पॉइंट लिया है, 60 पे, 60 के बाद यहाँ पे 90 पे, 90 के बाद 120 पे, और 120 के बाद 150 पे मैंने ये पॉइंट जो है वो प्लॉट कर लिया। अभी ये देखो यहाँ 160 है, तो 150 के लिए हम इसके मिडिल में लेंगे ये पॉइंट। जब इन सारे पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो उसी ग्राफ को हमने कहा मार्केट सप्लाई कर्व, जो कि हमने कैसे डिटरमाइन किया, सप्लाई ऑफ ए प्लस सप्लाई ऑफ बी के थ्रू। नेक्स्ट हमें स्टडी करना है सप्लाई फंक्शन के बारे में। सप्लाई फंक्शन एक फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये कहते हैं, इसे कहते हैं फंक्शन। मतलब सप्लाई फंक्शन की जब हम बात करें तो सप्लाई को और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई को हम एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, इनका मतलब क्या होता है ये हमें बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। तो QX, Q मतलब क्वांटिटी, X मतलब X नाम की कमोडिटी, मतलब जिसकी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो QX इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X, ठीक है, कमोडिटी X, यानी X नाम के कमोडिटी का फंक्शन है, ठीक है। X नाम की कमोडिटी को हमने क्या किया, फंक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये डिपेंड करता है किन किन चीजों पे, प्राइस पे, किस प्राइस पे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे, जो मैंने आपको बताया था। हमने क्या पढ़ा है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे PR का मतलब है, R का मतलब हम यहाँ बात करेंगे रिलेटेड गुड्स की। आप चाहो तो कोई दूसरा नोटेशन भी यूज कर सकते हो, बट हमने नॉर्मली वही नोटेशन लेते हैं जिसको हम यहाँ पे वर्ड के थ्रू रिलेट कर सके। यानी P का मतलब है प्राइस, R का मतलब है रिलेटेड। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या होता है, रिलेटेड गुड्स के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, आप चेक कर लेना। रिलेटेड गुड्स में दो चीजें आती हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। लाइक मान लो आप टी सेल करते हो और कॉफी की कीमत उस समय बढ़ जाती है, तो आप क्या करोगे, टी एंड कॉफी और सब्स्टिट्यूट हम जानते हैं। तो अगर टी की आप सेल कर रहे हो और कॉफी की, ठीक है, प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, तो आप क्या करेंगे, टी की सेल को कांस्टेंट रखेंगे, बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, क्या करना चाहिए। एज अ रैशनल सेलर हम टी की सप्लाई को फिलहाल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हम वेट करेंगे कि टी की प्राइस भी बढ़ जाए तभी हम उसकी सेल को बढ़ाएं, या फिर अगर एट द सेम टाइम मेरे पास कॉफी की अवेलेबिलिटी भी है तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करूंगी, कॉफी बेचने लगूंगी और टी की सेल को कम कर दूंगी। तो इसका मतलब अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बढ़ता है तो हमारे कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। ये NF मैंने लिया है नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री के लिए। अब एक छोटा सा टर्म मैं यहाँ बता देती हूँ। फर्म का मतलब होता है सिंगल यूनिट, जबकि इंडस्ट्री का मतलब होता है एक जैसे फर्म्स का ग्रुप। मतलब सिमिलर टाइप ऑफ कमोडिटी में डील करने वाली जितनी भी फर्म्स होती हैं उन सबके कलेक्टिव ग्रुप को हम कहते हैं इंडस्ट्री। तो खुद ही सोचो कि अगर नए नए फर्म्स मार्केट में आने लगे, तो मैं मान लो 5 लाख यूनिट बेच रही हूँ, 5 लाख यूनिट बेच रही हूँ, दूसरा सेलर 2 लाख बेच रहा है, तीसरा सेलर 10 लाख बेच रहा है, तो अभी कुल कितनी सप्लाई हो रही है, 17 लाख, टोटल इनका 17 आ रहा है। लेकिन दो और फर्म जुड़ जाए, एक जो है वो 4 लाख बेचने लगे, दूसरा 6 लाख बेचने लगे, तो टोटल सप्लाई क्या होगी, प्लस इसमें जुड़ जाएगा और 10 लाख, यानी 27 लाख यूनिट्स बिकने लगेगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फर्म्स जितना ज्यादा बढ़ेगा मार्केट में, सप्लाई उतनी ही बढ़ती जाती है, उतनी ही इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, याद रखेंगे। टी को हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए। तो अगर मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाने का नया और बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम रेट पे भी ज्यादा यूनिट्स या गुड्स बनाए जा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी अगर एडवांस्ड हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स। अब फैक्टर्स
में भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आप सीधा समझो कि जो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे लैंड, मशीनरी, लेबर वगैरह, उन सबको हमने कहा फैक्टर। तो अगर जो चीज़ें हैं यानी कि जो फैक्टर्स हैं उनकी कीमत बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट बढ़ गई हमारी, खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी प्रॉफिट है वो फॉल हो जाएगी। अब जब प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो हम ज्यादा प्रोडक्ट क्यों बेचना चाहेंगे, हम अपनी सप्लाई को भी कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। देन इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, ई यानी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। एक्स हमने लिखा कमोडिटी एक्स के लिए। तो अगर आपको पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट की कल से या परसों से यानी नियर फ्यूचर में कीमत बढ़ने वाली है, तो एज अ रैशनल सेलर हम क्या करेंगे, जो कमोडिटी हमारे पास है यानी जो स्टॉक है हमारे पास, उसको हम होल्ड करके रख लेंगे, उसको हम नहीं बेचेंगे। कब तक नहीं बेचेंगे, जब तक कि कीमत वाकई में नहीं बढ़ जाती है और हमें ज्यादा फायदा नहीं होने लगता है। तो यानी कि अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाली है तो करंट सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एंड लास्टली जीपी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज में मेनली हम यहाँ पे दो पॉलिसी की बात करेंगे, पहला टैक्स और दूसरा सब्सिडी। ठीक है, टैक्स गवर्नमेंट हमसे जो चार्जेस लेती है वो टैक्स है। सेलर से अगर मान लो कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके का टैक्स लेती है, बढ़ा देती है टैक्स, तो ये कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। और हमने भी जस्ट डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट कम हो जाता है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब टैक्स बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ सब्सिडी का मतलब होता है किसी तरीके की छूट मिलना। सरकार कई चीजों के प्रोडक्शन पे जो प्रोड्यूसर होते हैं और जो सेलर्स होते हैं उनको काफी सारी छूट देती है। तो अगर छूट मिल रही है यानी कि सब्सिडी अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिट यानी मुनाफा बढ़ गया, मुनाफा बढ़ गया तो सेलर को फायदा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सप्लाई को भी बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे जहां पे हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे और मूवमेंट एंड शिफ्ट की बात करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना एंड आने वाले चैप्टर को भी कंटिन्यू करना। जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।